नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी आत्मा की आवाज। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अपना काम खत्म करके वापस घर आ गया था। घर में कोई पर्दा करने वाला तो नहीं था, पर बड़ी झिझक लग रही थी। गोपाल दूर के रिश्ते से बड़ा भाई होता है, पर मेरे लिए वह मित्र के रूप में अधिक निकट था। आंगन में चारपाई पड़ी थी, उसी पर बैठ गया। भाभी खामोश सी चौके में बैठी थी। चूल्हे की आग मंझा गई थी और एक आध सुलगते कोयले पर घी की कटोरी गर्म होने के लिए रखी थी। मैं पहली बार उस घर में आया था। संकुचित सा बैठ गया। भाभी के पास इस तरह अकेले में बैठना अजीब लग रहा था और जाकर बैठक में चुपचाप बैठने और संकोच लगता था, क्योंकि पराया घर और भाभी से पहली मुलाकात। एकदम कदम ही नहीं उठ पा रहे थे। शाम काफी झुकाई थी। लालटेन जलाकर भाभी फिर वहीं चूल्हे के पास बैठ गई। उस उमस और खामोशी के वातावरण में जी घबराने लगा। आंगन में बंधे तार पर पड़े कपड़ों की सलवटों में अंधेरा भरता जा रहा था और जलती लालटेन का पीला पीला बीमार सा थकन भरा प्रकाश और उसके सामने पड़ने वाली वस्तुओं की फैली हुई लंबी लंबी छायाएं घुटन से महसूस करते हुए और बहुत झिझकते झिझकते कई बार कोशिश करने के बाद एक बार आवाज फूटी पड़ी, क्या गोपाल भैया बहुत देर से आते हैं? अक्सर देर हो जाती है। वैसे ही बैठे बैठे भाभी ने निर्लिप्त भाव से कह दिया। मैं खामोश हो गया। अब और कोई प्रश्न भी नहीं था। निदान चौके की तरफ ताकता रहा। चौके की छत को टिकाए रखने वाले दोनों खंभों की चौड़ी काली काली छायाएं फर्श पर पड़कर भी फिर भीतर दीवार की कालिक में गुम हो गई थी और उनके बीच में दबी सकुची सी भाभी बैठी थी। बड़ी थाली में आटे और पानी का घोल तैर रहा था। उसी में चकला उल्टा रखा था। उसी तरफ एक लुढ़का हुआ बेलन और वह चमचा भी, जो छौंक लगाने के लिए तपाया गया था। चूल्हे पर उफान की लंबी सी लकीर और फैन सा चारों तरफ। उड़े परथन का मोटा मोटा बूर। काला तवा एक और टिका था, जिस पर बिंदी सी आखिरी चंदियां चिपकी थी। भाभी के पैर के पास ही आम के छल्लेदार छिलके और पुदीने के डंठल पड़े थे। कोने में काले मुंह की ठिंगरी जली हुई पड़ी थी, जो अब भी सुन सुन करती हुई धीरे धीरे भापदार धुआं छोड़ रही थी। मैं उकताकर उठना ही चाहता था कि भाभी बोली, आप खा लीजिए, भूख लग रही होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अब शायद आते ही होंगे। हमसे कहा था कि 6 बजे तक जरूर आ जाएंगे। बहुत संभलते हुए घरेलू तरीके से मैंने कहा, देख लीजिए और थोड़ी देर। कहकर भाभी ने अपनी सपाट किनारी की धोती को जरा सिर पर खींच लिया। एक निगाह उन्होंने बढ़ते हुए अंधेरे की तरफ डाली और एक गहरी सांस खींचकर फिर सिर झुका लिया। भंडार में चूहों के दौड़ने की सहमी सी आवाज आई। खुर खुर करके उसने शायद कुछ टटोला और खो गया। चौके का धुआं अब तक साफ हो चुका था, पर घर के और हिस्सों से अधिक कालिक उसमें फैल चुकी थी। मैं गौर से भाभी को ताक रहा था, क्योंकि यह तय था कि उनकी नजरें मेरी ओर नहीं उठेंगी। एक काला काला सा भारीपन वहां की वायु में भर रहा था। कोई आवाज नहीं, ठहरा ठहरा सा सब कुछ निस्पंद। अंधेरा हम लोगों के बोले हुए शब्दों की गूंज भी तेजी से पी जाता था। कुछ बेबसी, अलस उदासी सी थी। मैं अपनी जगह कसा बैठा था। गहरी पड़ती शाम, अंधेरा, चौके की बिखरी हालत, सब कुछ जैसे एक बेबसी के क्रम में आबद्ध थे। भाभी जैसे इस ठहराव को जीवन में ढालकर अभ्यासी बन चुकी थी। अभी शादी को साल भर भी अधिक नहीं हुआ होगा, लेकिन यह गतिहीन ठहराव जैसे जीवन की हर रंगीनी को मिटा चुका है। घी कड़क उठा। भाभी ने उंगलियों से पकड़कर हटा दिया, कुछ इतनी आसानी से जैसे गर्म धातु जरा भी असर नहीं करती। ना उंगली थरथराई, ना कलाई ने जल्दी की। धुआं छोड़ती हुई ठिंगरी भी अब तक बिल्कुल चुप हो गई थी। भाभी का इस तरह निरपेक्ष होकर बैठना कोई शील विशेष का लक्षण भी नहीं लग रहा था। मैं बैठा यही सोच रहा था कि शायद इस अवस्था में ही भाभी के वे नारीत्व के गुण, चंचलता, मुखरता, अपने प्रति सजगता आदि सभी लुप्त हो गए हैं। वे जान रही थी कि मैं उन्हें देख रहा हूं, पर जैसे इसमें सकुचाने या सिमटने की कोई बात ही नहीं थी। काफी देर बाद वह उबती हुई कुछ कहने जा रही थी कि गोपाल आ गया। मुझे देखते ही वह बोल पड़ा, अरे काफी अकेलापन महसूस किया होगा, क्या बताऊं, देर हो गई। मैं खामोश रहा।
वह कमीज उतारते हुए कहने लगा, इन्हें तो बस रोटी गृहस्थी से काम है। अगर कनस्तर, डिब्बे और शीशियां जरा भी बुदबुदाना जानती तो शायद हमसे भी बात करने की नौबत ना आए। तब भला तुमसे क्या बातें की होंगी। हाँ, भाभी बड़ी गंभीर मालूम पड़ती है, कहकर मैंने उनकी तरफ नजर डाली। उनमें कुछ हरकत सी हुई, पर शायद पटा डालने के लिए थी। नॉट सीरियस बट सिली, गोपाल कहता हुआ भीतर कमीज टांगने चला गया। खाना खाते वक्त गोपाल कुछ विरक्त सा था। हर चौथे पांचवें कौर के बाद पानी पीता जाता था। हम दोनों साथ ही खा रहे थे। कुछ बात चल पड़ी थी। वह कह रहा था, दुनिया में बहुत से जंजाल है, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ गृहस्थी के नाम पर। इन जालों में आदमी फंसता है, जबकि ये सब कतई जरूरी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। भाभी ने झिझकते हाथ से रोटी थाली में रख दी। गोपाल ने झट उठाकर रोटी के 4 टुकड़े कर दिए। कुछ इतनी आसानी से कि कोई खास बात नहीं थी। अरे, टुकड़े करने की क्या जरूरत है, गर्म तो नहीं है, और मैं लखनऊ का भी नहीं जो इतना तकल्लुफ बरत रहे हो, मैंने गोपाल से कहा, क्योंकि रोटी तोड़ने में मुझे कठिनाई नहीं थी। बात फिर चल निकली। रोटी आई, गोपाल ने तोड़कर कौर बना डाले। मैंने उसके तकल्लुफ पर मुस्कुरा भर दिया। गोपाल ने मेरी तरफ कुछ इस तरह से देखा जैसे कि मैं नादान सा हूँ, अभी तकल्लुफ, बनावट और कच्ची दुनिया से उभर नहीं पाया हूँ, इसलिए शायद हर बात में मुझे ये ही चीजें झांकती मिलती हैं। तीसरी बार भी जब वह नहीं माना तो मेरे मुंह से निकल गया, हद कर दिया तुमने भी। भाई, मेरी उंगलियां भी साबुत है। यह कहकर मैं मेहमानपन की भूख मिटाना चाहता था। ये रोटियां हैं या नक्शे, कोई अफ्रीका का, कोई अमेरिका का। सांस से एक अजीब आवाज करता हुआ वह कुछ बोला, जैसे कोई भारी बात भीतर दबा गया। भाभी ने किनारे की कौर से मेरी तरफ देखा और कुछ डूबती हुई सी दाल परोसने लगी। मैं कुछ अप्रतिभ सा हो गया। यदि मैं बार बार ना टोकता तो शायद भाभी को यह व्यंग सुनना ना पड़ता। थोड़ी देर बाद जब बाहर कमरे में आ गया तो बड़ी अजीब सी बात सुनाई पड़ी। शायद बगल वाले कमरे में गोपाल था और काफी साफ सुनाई पड़ रहा था। वह कह रहा था, मैं पानी की तरह रुपया बहाकर घर को ठीक रखना चाहता हूँ, और कुछ नहीं तो आज एक नया ढंग पेश किया तुमने। इसी तरह की शर्मिंदगी मुझे हमेशा उठानी पड़ती है, और तुम अपने तौर तरीकों से बाज नहीं आती। भाभी ने शायद कुछ कहा था। तुम्हारी इतनी वजह रोटियां लग गई, गोपाल तैश में कुछ बोला। भाभी कुछ शायद बोली थी। चटाक की आवाज और गोपाल का गूंजता हुआ स्वर, यही चाहती थी ना। मैं सोचता था कौन हाथ छोड़े, नहीं समझ में आता कि फिर हर बात का मुंह पर जवाब। बड़ी गंभीर बनी फिरती है। मैं सकपका सा गया। भीतर जाना भी ठीक नहीं था, उन दोनों के बीच में पड़ना कहाँ तक ठीक था। पर मेरी सांस घुट रही थी और आत्मग्लानि से मेरा शरीर जल रहा था। यह सब मेरी वजह से हुआ। उफ, उस रोटी के लिए 3 बार टोक देना सारे फसाद की जड़ बन गया। मैंने सोचा कि गोपाल को आवाज ही दे दूं, पर यह तो भाभी की इज्जत के लिए और भी बुरा होगा। कुछ बोल नहीं पाया, खामोशी से उतरकर बाहर चला गया। दूसरे दिन जब विदा होने लगा तो जी में आया कि गोपाल से उसके वहशीपन के बारे में कुछ कह दूं, पर हिम्मत नहीं हुई। बाहर निकलने लगा तो दूर से ही मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। भाभी की 2 करुणाद्र आंखें उठी, मेरी और नजर भर ताका, जैसे कुछ याद सा आया, और पलकें झुक गई, मानो सब व्यर्थ। नीची नजर की यही उन्होंने नमस्ते की। मैं सकुचा गया, गाड़ी में बैठ गया। वे ही बातें मन को भारी किए हुए थी। टेढ़ी रोटी वाली बात, उस पर इतना तुमार, गोपाल का मारना, भाभी की पनीली आंखें, नजर का मिलना, उमड़ता सैलाब, पलकों का झुकना, बेबस उठे हाथ, सब कुछ ठहरा ठहरा सा। भाभी का बैठना, उनका खामोश रहना, कोई गति नहीं, जीवन की थिरकन नहीं, उल्लास, खीज, विद्रोह, घृणा, प्यार, कुछ भी नहीं। आखिर कैसे जीती हैं वे। घर आते आते उदासी दूर होती गई। कमरे का ताला खोला, पहली नजर आए हुए पत्रों पर पड़ी, जिन्हें डाकिया दरवाजे की दराज में डाल जाता है। एक लिफाफे पर नजर उलझकर रह गई। यह पत्र अवश्य ही विनती का है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। विनती, आखिर आज मैं तुम्हें याद ही आया, 2 साल बाद। कुछ दर्द सा उठा, पत्र खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, प्रिय राजू, आज अचानक बहुत दिनों बाद तुम्हें यह पत्र लिखने बैठी हूँ। हृदय में हजार शंकाएं उठती हैं कि क्या इस हालत में होते हुए भी मुझे ऐसा करना चाहिए, पर इसमें कोई अजीब बात भी नहीं। हर जगह जंजीरें भी हैं और सतीत्व की आडंबरपूर्ण दीवारें भी, पर जंजीर की हर कड़ी से जोड़ की दरार है और हर दीवार से संदेह भी। यदि मैं इतना साहस कर रही हूँ तो कोई बड़ी बात भी नहीं। इस घर में इतनी आज़ादी तो है ही। आज सहसा तुम याद आए। वास्तव में शादी के बाद लड़की के जीवन में महान परिवर्तन होता है।
विवाह के बाद पुरुष को रहन सहन का कुछ ढंग ही बदलना पड़ता है, पर लड़कियों को तो पूरी आत्मा ही बदलनी पड़ती है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। मैंने अपनी आत्मा को बदलने की चेष्टा की है। एक कीमती आत्मा की हत्या भी इसलिए की कि वह तुम्हें प्यार करती थी। जब मैंने इस नए घर में कदम रखा था तो यही सोचकर कि मेरी आत्मा सदैव के लिए तुम्हारे पास है। शरीर इस नए घर का है, लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूँ, बुरा मत मानना, कुछ दिनों बाद मेरी पसलियों की काया में कुछ नरम स्पर्श सा महसूस होने लगा। आत्मा का स्पंदन होने लगा और तभी से इस घर के दुख सुख मुझे सताने लगे। मुझे तुम्हारी उदारता पर विश्वास है, इसलिए लिख रही हूँ। मेरी कही हुई बात की ईमानदारी को यदि तुमने ना समझा तो मेरे साथ अन्याय करोगे। सच यह है कि मैं तुम्हें भूलने लगी थी और अब भी बहुत याद नहीं करती। अब मुझे लगता है कि मेरी आत्मा पूर्णतया मेरे अधिकार में है, वह तुम्हारे पास नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ, सारे आराम यहाँ है। मेरी माँ और पापा का अरमान है कि उनकी लड़की का रिश्ता किसी ऊंचे घर में हो, पूरा ही हो ही गया। इसमें भी मुझे बहुत संतोष मिलता है। शादी होने से पहले मुझे तुम्हारा मोह था, तुम्हारी जिंदगी के रूप के प्रति लगाव था। तुमसे दूर होने की सोचकर मैं घबरा जाती थी। तब तुम मेरे लिए सब कुछ थे, तुम मेरे चारों ओर थे, हर तरफ, हर सांस में। पर अब यह सब एक मुलमे की तरह उतर चुका। यहाँ इज्जत भी है, शान भी, आराम भी और पैसा भी। पैसा बड़ी शक्ति है जिसके प्रति तुमने सदा उदासीनता ही दिखाई है। खैर, मैं जब यहाँ आई थी तो तुम्हारी बातें, तुम्हारे साथ बिताए क्षण, उन स्थानों की स्मृतियाँ जहाँ हम साथ साथ घूमते थे, सभी मेरे साथ थे। पर ये जिन्हें तुम अपना खुश नसीब जालिम मित्र कहते हो, बहुत कुछ तुम्हारी तरह ही है। तुम्हारी तरह हंसते हैं, वैसे ही बात करते हैं, उसी तरह चलते फिरते हैं, सब अंदाज वे ही हैं। हाँ, तुम्हारी आंखें जरा अधिक गहरी हैं, जिनकी बरबस आज मुझे याद आ गई। बाकी सब हाव भाव, चाल ढाल, तौर तरीके जैसे तुम्हारे थे वैसे ही इनके भी हैं। तुम जरा संकोची हो, ये बहुत खुले हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें भूल गई और तुम्हें भूल जाना अच्छा भी था। आज खाना पकाने वाली महाराजिन नहीं आई, घर की बहू है। मैं खाना पकाने के लिए रसोई घर में गई, शायद पहली बार। जब वहां घुसी तो बरबस यह भाव जाग उठा कि तुम्हारे साथ यदि जीवन बीतता होता तो रोज मुझे ऐसे ही खाना पकाना पड़ता। तुम्हारे साथ जीवन की तमाम कल्पनाएं मेरे दिमाग में आकर समाती जा रही थी। मुझे इस तरह रहना पड़ता, मैं यह करती, मैं वह करती, शाम को तुम्हारे आने की राह देखती। मैं खाना पकाती, तुम बीच बीच में आकर छेड़ते, कभी दाल में पानी ज़्यादा बताते, कभी रसोई घर में गर्मी से परेशान देखकर मुझे बाहर ले जाते। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। तुम्हारी हर बात याद आने लगी। अकेले ही रोटी बनाने बैठी, लगा कि जैसे तुम अभी छेड़ने आ रहे हो। तुम मेरी आंखों के सामने पूरी तरह से उभरे हुए थे। मेरी हर सांस में तुम बस गए। मेरे चारों ओर तुम थे, तुम्हारे पैरों की आहट हर तरफ से आ रही थी और मेरी हर रोटी टेढ़ी हो जाती थी। सच कहती हूँ, हर गोल बनती रोटी अपने आप टेढ़ी होकर बदशक्ल हो जाती है। यह सब मुझे बहुत अपना सा लग रहा था, जैसे पुरानी आत्मा अपने पुराने रूप में मुझे वापस मिल गई हो। खाते वक्त उन्होंने हंसते हुए कहा, वाह, यह किसी खास जगह की रोटियों का नमूना है शायद। माता जी बोली, अरे सीख जाएगी, इसमें हंसने की क्या बात है, अभी आदत नहीं। पर राजू, मेरी आत्मा तुम्हारी आहट सुन रही थी। मैंने अपने आंसुओं को दोनों की नज़र चुराकर सुखा लिया। शायद किसी ने नहीं देखा, और अगर देखा भी होगा तो समझ नहीं पाया होगा। मैं पत्र आगे ना पढ़ सका। घुटन, बेबसी, धुआं, ठहराव, खामोशी और उसमें उबती हुई आत्मा। वे बेबस उठे हाथ और पानी भरी आंखें जैसे चारों ओर थी, हर तरफ थी।